हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के जुडिशरी टॉपिक को। अब ये बचपन से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। आपने 6th 7th 8th 9th 10th 11th, अब आप 11th में पहुंच चुके हैं। हालांकि आपने जुडिशरी के टॉपिक को अब तक हर एक क्लास में पढ़ा होगा। जैसा कि आप लोग जानते भी हो कि जुडिशरी जो होती है गवर्नमेंट के क्या कहते हैं कि एक पार्ट है। तो गवर्नमेंट के कहते हैं कितने पार्ट्स हैं? तीन। हाँ, गवर्नमेंट के कितने पार्ट्स हैं? तीन है। कौन कौन से? सबसे पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा क्या है? एग्जीक्यूटिव, और तीसरा जुडिशरी जो आज का हमारा टॉपिक है। ओके। अब यहाँ पे लेजिस्लेचर को समझने से पहले देखें तो मतलब कि जुडिशरी को पढ़ने से पहले समझते देखते हैं। तो ये क्या बताता है? ये बताता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। क्या बताता है? ये डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पे काम करता है। सेपरेशन ऑफ पावर। ओके। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर में क्या कहते हैं कि ये काम करता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब ये हमारा फोर्थ चैप्टर है। एग्जीक्यूटिव जो है वो हमारा क्या है? फोर्थ चैप्टर है। लेजिस्लेचर हमारा कौन सा चैप्टर है? फिफ्थ चैप्टर है। ओके। एग्जीक्यूटिव हमारा फोर्थ चैप्टर, लेजिस्लेचर हमारा क्या कहते हैं कि सिक्स्थ चैप्टर है, और जुडिशरी हमारा क्या कहते हैं कि सिक्स्थ चैप्टर। तो हमें ऐसे पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे जुडिशरी के बारे में। देखते हैं क्या क्या होता है जुडिशरी में, क्या क्या नहीं होता है। हाँ, और कैसे हमारे देश की जुडिशरी कैसे है, कैसे काम करती है, क्या करती है, ये सब समझना है। ओके। अब यहाँ से देखते हैं तो क्या है। जैसा कि आपको पता है लेजिस्लेचर का काम क्या है? लेजिस्लेचर का काम है लॉ को बनाना। हाँ, लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉ को बनाना। वहीं पे एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? लॉ को इम्प्लीमेंट कराना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? लॉ को इम्प्लीमेंट कराना। तो जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी तो जुडिशरी का काम क्या होता है? उस लॉ की कॉन्स्टिट्यूएंटल, उस लॉ की क्या कहते हैं कि देखें कि वैलिडिटी है या नहीं, वो लॉ वैलिड है या नहीं है। ये काम किसका होगा? जुडिशरी का देखना। ओके। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में बेसिक्स। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ से। एक एक लाइन को पढ़ेंगे, समझेंगे क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है। हम्म। यहाँ आप देखिए क्या लिखा हुआ है। मेनी टाइम्स द कोर्ट्स आर सीन ओनली एट arbitrators in disputes between individuals or private parties। यहाँ पे ये कहना चाहता है कि लो, हमें लगता है कि या बहुत बार हम देखते हैं कि जो कोर्ट्स होते हैं, जितने भी कोर्ट्स होंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जो भी होता है, लगता है कि बस ये केवल क्या होते हैं? आपसी झगड़ों को सुलझाने में। हाँ, लिखा हुआ है ना, आर्बिट्रेटर्स इन डिस्प्यूट्स। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि झगड़ों को सुलझाने में ही लगता है कि ये काम करते रहते हैं। ठीक है। इनको हम झगड़ों को सुलझाने वाले समझते हैं। बट जुडिशरी का क्या काम है? जुडिशरी क्या करती है? पॉलिटिकल फंक्शंस को भी परफॉर्म करती है, कुछ पॉलिटिकल फंक्शंस को भी परफॉर्म करती है। ओके। जुडिशरी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। हमने अभी बताया था गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन है, उसमें से जुडिशरी भी एक पार्ट है। ओके। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज इन फैक्ट वन ऑफ द वेरी पावरफुल कोर्ट्स इन द वर्ल्ड। ये आपको पता है कि क्या कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया की। और वो क्या है? वर्ल्ड में भी क्या कहते हैं कि इवन हम कह सकते हैं कि पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो क्यों है ये अभी हम इसको समझेंगे। राइट फ्रॉम 1950। अब यहाँ पे देखिए आ गया 1950। 1950 में हमें क्या मिली थी? आजादी? नहीं, 1950 में हम रिपब्लिक हो चुके थे। आजादी तो हमें मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को, 1947 को। लेकिन हम जब 1950 की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि जब हमारा क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो चुका है, तब की बात नहीं कर रहा हूं। आजादी मिलते ही मान क्या कॉन्स्टिट्यूशन लग गया? क्या नहीं।
आजादी मिलने के बाद भी 26 जनवरी, हाँ 26 जनवरी 1950 से क्या कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस देश में लगा है, तब से क्या कहते हैं कि वही लिखा हुआ है, राइट फ्रॉम 1950 द जुडिशरी हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंटरप्रेटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करता है, तो यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट, आपसे कभी भी कोई भी पूछे, कोई पूछे या ना पूछे, आपको पता होना चाहिए, सीधी सी बात है। अब किसी के पूछने के लिए पढ़ना है तो मत पढ़ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द रोल ऑफ, क्वेश्चन ये आ सकता है आपके पेपर में, व्हाट इज द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो या कभी कभी तो ऐसे ही सीधा क्वेश्चन दे देते हैं कि कौन क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है और इंटरप्रेट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन को कौन इंटरप्रेट करता है या प्रोटेक्ट करता है, तो प्रोटेक्शन और इंटरप्रिटेशन, प्रोटेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन, दोनों ही चीजें किसके द्वारा की जाती है, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है समझाना कि इसमें क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस क्या कहना चाहते हैं। इंटरप्रिटेशन का भी मतलब समझ लीजिए, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाहता है। ये दोनों ही चीज, मैंने बोला प्रोटेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन, ये क्या कहते हैं कि बोथ आर डन बाई सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ही क्या करेगा, लॉ को इंटरप्रेट करेगा, मतलब संविधान को, संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कौन करता है, ठीक है। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन और लिखा हुआ है प्रोटेक्शन किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की, किसकी बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ये ध्यान में रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखिए चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, ये जस्ट बेसिक बातें हैं। आगे अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी। अब ये बताना चाह रहे हैं कि हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। अब जब तक हमें यही नहीं पता होगा हमें क्या पढ़ना है, तब तक हम क्या करेंगे। हमें सबसे पहले, हमें अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहला चीज पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और इसका क्या रोल है। अगर यही नहीं पता होगा तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, पढ़ने का मतलब फिर जीरो। ठीक है, यहां तक समझिए, द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द जुडिशरी इन दिस चैप्टर फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, आपने फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर पढ़ रखा होगा, तो फिर से मैं बेसिक आपको बता देना चाहता हूँ या याद दिला देना चाहता हूँ, सीधे बोलूँ तो आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 25 पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट हैं, 25। उस 25 पार्ट में से पार्ट नंबर 3 किसके बारे में डिस्कस करता है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करता है, फंडामेंटल राइट्स। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स हैं जिनको गवर्नमेंट हमसे किसी भी सिचुएशन में, मतलब वैसे नॉर्मली तो नहीं छीन सकती, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तब तो छीन सकती है, लेकिन हमेशा तो नहीं छीन सकती। तो यही यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक है ये भी हमें पता होना चाहिए, आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 तक। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक मेंशन है, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक। ये सब, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इन द चैप्टर फंडामेंटल राइट्स यू हैव ऑलरेडी रेड दैट जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिंग आवर राइट्स। तो जब वहां पे हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 32, अब आपको याद हो या ना याद हो, याद रखना आपका काम है। अगर नहीं याद है तो आप उसको रिलेट करिए, रिलेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, समझिए कि वहीं से आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है। आपको हर पिछले चैप्टर को नए चैप्टर से हमेशा रिलेट करना होगा। इससे क्या होगा, आपको पिछले चैप्टर में रिवीजन में टाइम वेस्ट करना ही नहीं होगा। समझ आया, ठीक है। अब आगे समझते हैं यहाँ पे क्या कहानी है। क्या लिखा है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमने वहां पे चैप्टर नंबर 3 या 2, हाँ चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, फंडामेंटल राइट्स अपनी इस बुक में। क्या है चैप्टर नंबर 3, फंडामेंटल राइट्स। अब उस फंडामेंटल राइट्स वाले में हमने पढ़ा था, टोटल हमारे पास में राइट्स मैंने बता रखे हैं कि 12 से लेकर के 35 तक आर्टिकल है। तो आर्टिकल नंबर 32 क्या मेंशन करता है, आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 32 यही तो कहता है कि अगर आपके साथ में किसी ने कुछ गलत किया, आपकी राइट्स को सरकार ने, गवर्नमेंट ने छीन लिया हो,
या आपके साथ में कोई क्या कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन कर रहा, तो आप इस केस में कहाँ पे जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं बाय यूजिंग आर्टिकल नंबर 32। हाँ, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जा करके क्या कहते हैं कि वहां से हम रिट फाइल करेंगे। हाँ, रिट पिटिशन फाइल करेंगे। जब रिट पिटिशन देंगे तो क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं कि संज्ञान लेती है, सुप्रीम कोर्ट समझती है कि क्या कहते हैं कि क्या क्या आपके राइट्स का एक्चुअल में क्या कहते हैं कि हनन हुआ है, या क्या कहते हैं कि आप जस्ट ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं, वो सबको समझेगा सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल नंबर 32 की को यूज करते हुए आप क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। इतना बात आपको समझ में है? तो यहाँ पे मैंने इतना बेसिक अभी बताया, लेकिन अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर, आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या समझ सकेंगे एक्चुअल में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब क्या होता है, ये समझ सकेंगे। दूसरा, इंडियन जुडिशरी का रोल क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंडियन जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग आवर राइट्स, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने में भी क्या योग इनका रोल है। जैसा कि हमने अभी बताया था आर्टिकल नंबर 32, जैसे कि वो एग्जाम्पल था जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट के पास में जा सकते हैं, जस्ट वो एक एग्जाम्पल है। अब आगे, द रोल ऑफ द इंडियन जुडिशरी इन इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी मैंने बताया था रोल कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या है, सॉरी, जुडिशरी का एक रोल था। क्या रोल था? इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम मतलब ये समझेंगे कि जुडिशरी कैसे इंटरप्रेट करती होगी कॉन्स्टिट्यूशन को, और लास्ट में हमें ये समझ में आएगा कि जुडिशरी और पार्लियामेंट में क्या रिलेशन है, ये समझना पड़ेगा। और लास्ट में हमें यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब हम करेंगे, अब यहां से समझ में आ गया कि हम जब चैप्टर को पढ़ रहे थे तो ये सारी चीजें, लेकिन उसके पहले भी हमें और भी चीजें, बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी। क्या है? जैसा कि मैंने पहले भी बोलता रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं कि जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे, तो दो देशों की जरूर बात करते हैं। हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करते हैं। क्या? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखना है। अब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फर्क है, तो देखिए, हमारा जो क्या कहते हैं कि हमारा जो जुडिशरी है ना, वो क्या है? इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। हमारी जुडिशरी कैसी है? इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। ठीक है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जुड़ी हुई है। ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे मैं देखो आपको समझाता हूँ। क्या? सबसे पहला चीज लिखा हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज established इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट, हाँ, जिसमें क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो टॉप पे है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एक से एक जुड़ा हुआ, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जुड़ी हुई। तो क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है? टॉप पे क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। और वहीं पे
टॉप पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे क्या है, एंड हाई कोर्ट्स आर वेलोइड। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या है, सबसे पहले क्या है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम का मतलब ये होता है सबसे हाई, इससे ऊपर कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट। जैसे सुप्रीम पावर भगवान होता है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट है हमारे यहाँ। सुप्रीम कोर्ट के नीचे ये क्या करता है, इंडिया लेवल पे, मतलब पूरे कंट्री के लिए। फिर हमारे यहाँ क्या है, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से नीचे क्या है, हाई कोर्ट, जो स्टेट लेवल पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं, इनका काम होता है स्टेट लेवल तक। ठीक है, यहाँ तक इनका काम कहाँ तक होता है, स्टेट लेवल तक। फिर आगे इसके नीचे क्या है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। क्या है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में कौन कौन सी होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशंस कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर क्या है इधर, सेशंस कोर्ट। ठीक है, ऐसे और भी लोअर कोर्ट्स हैं। अब हमारे यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हमारे यहाँ जो है ना, हमारे यहाँ जो क्या कहते हैं कि सिंगल सिस्टम है। क्या है, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है हमारे यहाँ, एक ही सिस्टम है कोर्ट का। मतलब कि एक के नीचे एक, यानी कि समझ लो उसके नीचे काम कर रहे हैं, तो जब यहाँ पे पैरेलली ये नहीं काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट अलग काम कर रहा है, हाई कोर्ट अलग तरीके से काम कर रहा है, नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पास में सबसे ज्यादा ज्यूरिडिक्शन है, जो इनको मना कर सकता है। यानी कि हमारे यहाँ क्या है, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट। हमारे यहाँ कितने सिस्टम है कोर्ट के, एक ही है। ओके, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। अब ये कब अडॉप्ट किया गया, इसको कब अडॉप्ट किया गया होगा, यानी कि इसको बनाया कब गया होगा, हमारे यहाँ ये कब से काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट एक्चुअल में कब से काम कर रही है, या कोर्ट्स कब से काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, वैसे सुप्रीम कोर्ट की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई है 1934 में हुई है, लेकिन जो ये सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट को, जो इसको पूरा रन कैसे किया जा रहा है, किस एक्ट के तहत, 1935 को यूज कर। ओके, यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। और यूएसए में क्या है, जब मैं बात करता हूँ यूएसए की, तो क्या होता है, वहां पे फेडरल लॉज है। अब फेडरल लॉज का मतलब क्या होता है, अब हम बात करते हैं यूएसए की। जब यूएसए में कैसे हैं फेडरल लॉज, फेडरल का मतलब आपको पता है कि जब क्या कहते हैं कि एक ही देश में पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है, मतलब कि क्या कहते हैं कि एक यूनियन गवर्नमेंट चल रही है, और साथ में क्या कहते हैं कि जो नीचे की जो गवर्नमेंट है, वो क्या कहते हैं कि मतलब कि जो अपनी अपने स्टेट्स की गवर्नमेंट है, उनको क्या कहते हैं कि यूनियन से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि वो उसके अंडर में थोड़ा सा भी काम नहीं कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होगे हमारे यहाँ भी तो ऐसा ही है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, क्वासी फेडरल। हमारा देश जो है वो फेडरल नहीं है, क्वासी फेडरल है। ओके, क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल मतलब कि ना तो पूरी तरीके से यूनिटरी है, ना तो पूरी तरीके से फेडरल है। इंडिया जो है वो कैसा है, क्वासी फेडरल। ना तो पूरी तरीके से क्या है, ना तो पूरी तरीके से यूनिटरी, ना तो पूरी तरीके से फेडरल। लेकिन यूएसए पूरी तरीके से फेडरल है। जब पूरी तरीके से फेडरल होगी, तो हर स्टेट की, हाँ, यहाँ पे जो क्या कहते हैं कि जुडिशरी भी है, वो भी फेडरल जुडिशरी। यहाँ पे जुडिशरी भी क्या कहते हैं कि फेडरल जुडिशरी है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, पूरे हर एक स्टेट की जो क्या कहते हैं कि वो अपनी स्टेट जुडिशरी है। स्टेट यहाँ पे क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो यहाँ डबल, यहाँ पे क्या है, डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स।
क्या है यहाँ पे, डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है। हमारे यहाँ क्या है, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है। क्या, हमारे यहाँ सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है। और क्या कहते हैं कि यूएसए में क्या है, डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स में क्या है, वन फॉर सेंटर, एक सेंटर के लिए काम करेगा, वन फॉर स्टेट। क्या, एक सेंटर का है और एक क्या कहते हैं कि स्टेट्स के लिए है। ठीक है। इंडिया में क्या है, इंडिया में मैंने बताया था सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। अब यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि यहाँ सेंटर वाला स्टेट को क्या कहते हैं, कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हमारे यहाँ क्या होगा ना, हमारे यहाँ सिंगल सिस्टम है। सिंगल सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि हमारा सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा वो सब पे लागू होगा। हमारा सुप्रीम कोर्ट जो भी बोलेगा वो सब पे लागू होगा। ये बात है यहाँ पे। इतना बात समझ आया? ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कब बनाया, ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिए। यहाँ पे एक वर्ड मैं लिख रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट was inaugurated on 28th January 1950। ठीक है। पहले इसका क्या नाम था, पहले नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ, फेडरल, पहले क्या नाम था इसका, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। जब ये 1935 में बना था तब इसका नाम क्या था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन बाद में, आजादी के बाद में, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब लग गया था, 26 जनवरी 1950 को। तो उसके 2 दिन बाद हमने क्या किया, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का नाम हटा करके सीधे लिख दिया आरबीआई, रिजर्व बैंक, सॉरी, तो इसका नाम फेडरल कोर्ट से क्या कर दिया, क्या कहते हैं कि, हाँ, हाँ, सुप्रीम कोर्ट कर दिया। मुझे पता नहीं कहाँ से याद आ गया आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी। यहाँ पे क्या होगा, फेडरल कोर्ट का क्या नाम कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट, बाद में कर दिया गया आजादी के बाद। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब, हम्म, पहले क्या था, पहले इस फेडरल कोर्ट की क्या कहते हैं, ज्यूरिसडिक्शन ज्यादा नहीं थी। इसकी ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कहां तक के मामले देख सकते हैं, फेडरल कोर्ट की ज्यादा नहीं थी। लेकिन जो हमने सुप्रीम कोर्ट बनाया ना, इसकी ज्यूरिसडिक्शन हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दी। ओके, यहां तक बात समझ में है? अब नेक्स्ट फिर से बात आती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सारी चीजें आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखी होंगी। हाँ, ठीक है। ये सारी चीजें हो सकता है कि आपके एनसीईआरटी में नहीं हो, लेकिन मैं बेसिक्स आपको बताने के लिए ये सब बताना पड़ेगा। जब तक आप ये सब नहीं पता होगा ना, तब तक आप चैप्टर को समझने में थोड़ा सा क्या कहते हैं कि दिक्कतें आएंगी। अब समझते हैं कि ये कहाँ पे दिया होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सुप्रीम कोर्ट के बारे में मेंशन है या नहीं है। सबसे पहला चीज हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए, क्या सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट मेंशन है। तो हाँ, मेंशन है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। ओके, तो कौन से पार्ट में है, कहाँ पे है, इसको समझते हैं। पार्ट नंबर 5। अब जैसा कि आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने पार्ट्स हैं, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने पार्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 25 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 3 में क्या दिया था, फंडामेंटल राइट दिया था। पार्ट नंबर 5 में क्या दिया है, पार्ट नंबर 5 में यूनियन के बारे में बात की है। किसके बारे में बात किया गया, यूनियन, यूनियन का मतलब होता है सेंटर के बारे में बात की, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इस यूनियन वाले पार्ट में, जब, अच्छा, इस यूनियन वाले पार्ट नंबर 5 में आर्टिकल नंबर 120 151 से लेकर के आर्टिकल नंबर
151 से लेकर के कहाँ तक है? आर्टिकल नंबर 151 से लेकर के आर्टिकल नंबर, सॉरी, 52 से लेकर के 151 तक। ओके, कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 151 तक। उस आर्टिकल, यहाँ से यहाँ तक आर्टिकल के बारे में मेंशन है, जिसके बारे में हमारा लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस होगा। पूरा ये पार्ट 5 में ही डिस्कस है कि प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट क्या है, प्रेसिडेंट की पोस्ट क्या है, वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं, और ये पार्लियामेंट में क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें मेंशन कहाँ पे हैं? पार्ट 5 में मेंशन है। पार्ट 5 क्या है? आर्टिकल नंबर 50 यूनियन है, और उसमें कहाँ से कहाँ तक मेंशन है? इसमें 100 आर्टिकल्स हैं, ये ध्यान रख लो, पार्ट 5 में 100 आर्टिकल्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, 52 से स्टार्ट है तो फिर 151 पे खत्म होगा। यहाँ तक आपको पता चल गया है। अब हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। आगे जब हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे मेंशन है? आपने इतनी सारी तो बातें बता दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता ही नहीं रहे हो सर। सुप्रीम कोर्ट जो है वो मेंशन है कहाँ से, या जुडिशरी के बारे में जो मेंशन है वो यहाँ पे मेंशन है 124 से लेकर के, आर्टिकल नंबर 124 से लेकर के आर्टिकल नंबर 147। कहाँ से कहाँ तक मेंशन? आर्टिकल नंबर 124 से लेकर के आर्टिकल नंबर 157 तक। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? वही, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में हम क्या क्या यहाँ पे देखो क्या क्या पढ़ेंगे, समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या होता है। इसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन हुआ है जुडिशरी का। दूसरा चीज, कैसे ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। दूसरा चीज, क्या पावर्स हैं, क्या ज्यूरिसडिक्शन है, क्या पावर है, और क्या प्रोसीजर है। ये सारी की सारी चीजें हमें यहाँ से यहाँ तक में पढ़ने को मिलती हैं। तो जब आपसे से कभी पूछा जाए या कभी पेपर में पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे मेंशन है, तो आर्टिकल नंबर 124 में मेंशन है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल नंबर 124 में। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको अब क्लियर समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आगे, अब आगे समझते हैं सुप्रीम कोर्ट अभी कैसा है क्या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम पे 34 जजेस हैं। सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं? 34 जजेस हैं। इस 34 में क्या कहते हैं कि टू टाइप्स के जजेस होते हैं। एक तो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं CJI। क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बाकी जो बचे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी जो बचे ये 33 इधर है। अभी कितने हैं टोटल? 34 जजेस हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। पहले, अब 2019 के पहले क्या था? 2019 के पहले, 2019 के पहले क्या थे? 31 जजेस थे। 2019 के पहले क्या थे? 31 जजेस थे। अभी कितने हो चुके हैं? सुप्रीम को पार्लियामेंट ने तो यहां से एक चीज समझ लेना कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज बनेंगे, कितने नहीं, मतलब कितने होंगे जजेस के पोस्ट कितने होंगे, ये कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करती है। यहां से पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछा जा सकता है, आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कभी भी कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जितने जजेस होते हैं ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करती है पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट ने क्या किया कि कहते हैं कि 31 से क्या कहते हैं कि 2019 में कर दिया 34 जजेस। यहां तक बात समझ में है? मतलब 3 पोस्ट को और बढ़ा दिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक?
यानी कि यहाँ पे क्या किया होगा, अब किसी चीज को, अब देखो आप अगर पहले कितने थे, 31 जजेस थे, पहले कितने थे, 31 जजेस थे, अभी कितने हो गए, 34 हो गए। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। किस में अमेंडमेंट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में करेंगे। अब फिर से एक नया टर्म आ गया, अमेंडमेंट क्या होता है। अमेंडमेंट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं समझाता हूँ अमेंडमेंट क्या होता है। अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर हम जब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहते हैं कि कुछ भी आर्टिकल ऐड कर रहे हैं, एडिशन ऑफ आर्टिकल, रिमूवल ऑफ आर्टिकल, या रीवर्डिंग, रीवर्डिंग भी किया जाता है। तो ये सब क्या कहते हैं कि इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, अमेंडमेंट करनी पड़ती है। तो ये होता है अमेंडमेंट, जब हमने क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अब अमेंडमेंट क्या होता है, इसके लिए हम अलग वीडियो में बात करेंगे, बस मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात कर बता देना चाहता हूँ कि आर्टिकल नंबर 368, आर्टिकल नंबर 368 जो है, ये अमेंडमेंट के बारे में बात करता है। कौन बात करता है, आर्टिकल नंबर 368 अमेंडमेंट के बारे में बात करता है। बाकी अमेंडमेंट के बारे में एक सेपरेट वीडियो में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि अमेंडमेंट क्या होता है, अमेंड कैसे किया जाता है। तो ठीक है, अभी हमें ये समझना है कि इसके लिए 31 से 34 करने के लिए अमेंडमेंट किया गया, अमेंडमेंट किया गया। हाँ, क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया। किसमें अमेंडमेंट किया गया, सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास हुआ, सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास हुआ। ओके, और उससे क्या हुआ कि 31 जजेस से कितने कर दिए गए, 34 जजेस कर दिए गए। यहां तक समझ आए, क्लियर है। अब थोड़ा सा और सीखते हैं और समझते हैं क्या, और इसमें क्या क्या चीजें हैं। जब सुप्रीम कोर्ट एकदम शुरू में बना था, शुरू में मतलब कि क्या कहते हैं कि 28 जनवरी 1950, तब की मैं बात कर रहा हूँ, आजादी के बाद की। तो क्या थे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कितने थे, स्ट्रेंथ कितनी थी, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ जो थी वो क्या थी, 8, स्ट्रेंथ 8। जजेस की स्ट्रेंथ मैं बता रहा हूँ, जजेस कितने जजेस होते थे, 8, 1 CJI, 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 7 अदर जजेस। पहले शुरू में कितने थे, 8, उसमें से एक CJI था और 7 अदर जजेस थे। इतना समझ आया, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। लेकिन फिर पार्लियामेंट ने धीरे 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 करके क्या करते गए, इंक्रीज करते गए। फिर पार्लियामेंट ने क्या किया, 1956, 1956 में पार्लियामेंट ने इस सीट को जो 8 थी, 8 को क्या कहते हैं कि कितना कर दिया, 8 से 10 कर दिया। 1956 में 8 से 10 कर दिया। 1960 में, 1960 में इसको 13 कर दिया गया। और फिर क्या कहते हैं कि 1977 में 17 कर दिया गया। और फिर उसके बाद में क्या किया गया, 1986 में 25 कर दिया गया। 1985 86 में 25 कर दिया गया। और 2008 में, 2008 में 33 कर दिया गया। और 2019 में 2019 में क्या हुआ, हाँ, 30, 2008 में 30, और क्या कहते हैं कि 2019 में 33। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये क्या है, मैं बता रहा हूँ कि CJI के अलावा
एक सीजेआई प्लस में 1956 में 10 और जजेस थे, 1 सीजेआई और 1960 में 13 और जजेस थे। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए 1956 में टोटल कितने जजेस थे तो 11 थे, 1960 में टोटल कितने जजेस थे तो 13 थे। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया। और 2019 में 33, मतलब कि 33 ये हैं और 1 सीजेआई, मतलब मिलकर के 14 जजेस तो 34 जजेस। अब तक हमने यहां तक समझ लिया। अब तक हमें समझ में आ गया कि क्या है सुप्रीम कोर्ट का। हमने एक स्ट्रक्चर समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या है क्या नहीं। ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम बाकी चीजें हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, पहले थोड़ा सा एनसीईआरटी में देखते हैं आगे क्या लिखा है। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है, वाई डू वी नीड अ इंडिपेंडेंट, वाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। हमें इंडिपेंडेंट जुडिशियरी की क्यों जरूरत है? ठीक है, हमारा क्वेश्चन अभी क्या है, व्हाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब ये समझने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी की क्यों जरूरत है। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जरूरत क्यों है? इन एनी सोसाइटी डिस्प्यूट्स आर बाउंड टू अराइजन बिटवीन इंडिविजुअल्स। हमें पता है कि कोई भी सोसाइटी होगी, झगड़े होंगे। हाँ, वो हो सकता है कि दो इंडिविजुअल के बीच में हो सकता है कि दो ग्रुप के बीच में हो सकता है कि दो एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप के बीच में हो सकता है कि ग्रुप या गवर्नमेंट के बीच में हो या इंडिविजुअल गवर्नमेंट के बीच में। क्या झगड़ा किसके किससे हो सकता है कि दो इंडिविजुअल के बीच में हो जाए? क्या दोनों ही इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल प्लस में इंडिविजुअल हो के? दूसरा झगड़ा क्या हो सकता है? ग्रुप्स, ग्रुप्स के बीच में हो सकता है, दो अलग अलग ग्रुप आपस में लड़ते रहे। तीसरा चीज क्या हो सकता है, ग्रुप और इंडिविजुअल, या कभी कभी क्या हो सकता है इंडिविजुअल और गवर्नमेंट, इंडिविजुअल या गवर्नमेंट। और कभी कभी क्या हो सकता है कि ग्रुप या गवर्नमेंट, क्या ग्रुप और गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा हो सकता है। तो इन सब चीजों के झगड़ों को सॉल्व कराने के लिए इनमें कुछ ना कुछ विवाद हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकती है कि नहीं हो सकती, किसी भी बात को लेकर के कोई चीज वो कहना चाहता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो कहे कि नहीं ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या है, तो यहाँ तक समझ, ऑल सच डिस्प्यूट्स मस्ट बी सेटल्ड बाय इंडिपेंडेंट बॉडी। यानी कि ये जो झगड़े हैं, चाहे वो किसी दो इंडिविजुअल के बीच में हो, चाहे किसी दो ग्रुप्स के बीच में हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि ग्रुप और इंडिविजुअल के बीच में हो, ये सारे के सारे झगड़े क्या करने चाहिए, सारे के सारे जो झगड़े होने चाहिए ये कहाँ से कैसे सॉल्व होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट बॉडी में। क्या हो, इन झगड़ों को सॉल्व करने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। और वो इंडिपेंडेंट बॉडी अपने मनमानी नहीं काम करे। इंडिपेंडेंट बॉडी जो है वो किससे काम करे, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे। वो प्रिंसिपल्स क्या है, रूल ऑफ लॉ। वो प्रिंसिपल क्या है, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, यानी कि जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स को शांत करा रही है, जो डिस्प्यूट को सेटल कराने वाली बॉडी है, वो कैसे किसको फॉलो करे, वो रूल ऑफ लॉ। ओके, अब ये रूल ऑफ लॉ होता क्या है, क्या रूल ऑफ लॉ क्या होता है, अब ये हमें फिर से समझना पड़ेगा। यहाँ पे एक टर्म आ गया रूल ऑफ लॉ, समझते हैं। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, रूल ऑफ लॉ कहता है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। रूल ऑफ लॉ कहता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ओके, यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। इसका मतलब क्या हुआ कि लॉ जो होगा ना वो सब पे सेम तरीके से अप्लाई होगा, चाहे आप प्रेसिडेंट हो, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हो, या चाहे आप कोई फार्मर हो, या चाहे आप कोई पुलिस हो, या चाहे आप कोई एक स्टूडेंट हो।
चाहे आप कोई स्टूडेंट हो, इन सबके ऊपर सेम ही लॉ लगेगा, और सेम तरीके से लगेगा। सेम लॉ सेम तरीके से लगेगा। इतना बात समझ आया? इतना क्लियर है? यहां तक समझ आया कि नहीं समझ आया? ओके। अब ये रूल ऑफ लॉ है क्या? अब इस रूल ऑफ लॉ को हमने कहां से अडॉप्ट किया था, ये हमें पता होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ को जो अडॉप्ट किया गया था, वो कहां से प्रूव किया गया था? ये यूके से। यूके मतलब आपको पता ही होगा, यूनाइटेड किंगडम। क्या कहाँ से लिया गया? यूके, ब्रिटेन, वहां से लिया गया। ओके, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, हमें ये पता होना चाहिए। ये कहाँ से लिया गया है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? यूके से हुआ है। इसका मतलब समझ आया नहीं समझ आया? ठीक है। यहाँ तक मुझे लग रहा है आपको एकदम समझ में आया होगा कि क्या हो गया ये रूल ऑफ लॉ। यानी कि हमें सुप्रीम कोर्ट जो क्या कहते हैं कि, या जो भी कोई भी कोर्ट या जो भी बॉडी होगी, जो डिस्प्यूट को सेटल करने वाली बॉडी होगी, उसको किसको फॉलो करना पड़ेगा? रूल ऑफ लॉ। और रूल ऑफ लॉ का अभी सिंपल मतलब इतना समझ लीजिए कि एवरी बॉडी इज इक्वल बिफोर लॉ। सारे के सारे लोग क्या हैं? इक्वल हैं। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। यहाँ पे कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। आगे देखो, यहाँ पे बताया भी है, यहाँ पे हमारी बुक ने एक्सप्लेन भी किया है, हमें समझाई भी है कि क्या है रूल ऑफ लॉ। दिस आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ implies दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर सब्जेक्टेड टू सेम लॉ। अब जब पेपर में पूछेगा कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? यहाँ पे देखिए, मैं बता देता हूँ लिखना क्या है। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि, और मैं यहाँ पे आपको एनसीईआरटी पढ़ने का एक तरीका भी बता दे रहा हूँ। जब कॉमा आ जाए, ये सारी चीजें आ जाए, सीधे आप छोड़ करके चले जाओ। देखो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। कैसे करना है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ implies दैट ऑल इंडिविजुअल्स, यहां से ये छोड़ दो, जैसे ही डैश लगाया छोड़ दो। ऑल इंडिविजुअल्स आर सब्जेक्टेड टू सेम लॉ। आपका डेफिनेशन तैयार। क्या? रूल ऑफ लॉ का डेफिनेशन लिख दीजिए। रूल ऑफ लॉ, ऑल इंडिविजुअल्स आर सब्जेक्टेड टू subjected to the same law। मतलब सब लोग सेम लॉ को फॉलो करते हैं, सब लोग सेम लॉ के अंडर में हैं। कोई, चाहे वो, अब यहाँ पे देखिए लिखा भी है, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, चाहे वो मेन हो या पुअर वुमेन हो, चाहे वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड कास्ट हो, कुछ भी हो, सब लोग क्या है? सेम लॉ के अंडर में आते हैं। इससे वो इंडिपेंडेंट बॉडी को क्या करना चाहिए? अपना डिसीजन देना चाहिए। ठीक है। यानी कि उसको अपना सेटल करना चाहिए, किसी के पक्षपात होकर के नहीं करना, बायस्ड होकर के नहीं करना है। यहां तक मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं आगे क्या कहानी है इसकी। द प्रिंसिपल ऑफ द प्रिंसिपल रोल ऑफ जुडिशरी टू प्रोटेक्ट रूल ऑफ लॉ। अच्छा, जो ये जुडिशरी है, इसका मेन रोल क्या है? प्रोटेक्ट करना है ये रूल ऑफ लॉ, और इंश्योर करना है सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ। यानी कि अब आपको एक चीज और समझ में आ गया कि पेपर में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल रोल ऑफ, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द प्रिंसिपल रोल ऑफ प्रिंसिपल रोल ऑफ द जुडिशरी। तो सबसे पहला इसका जो क्या कहते हैं कि काम है, क्या करना है, इसका काम क्या है? टू प्रोटेक्ट। क्या काम करना है? प्रोटेक्ट करना है। टू प्रोटेक्ट द रूल ऑफ लॉ।
पहला फंक्शन ये है टू प्रोटेक्ट द रूल ऑफ लॉ। दूसरा, और ये भी ध्यान में रखना है कि इंश्योर एंड लिख देता हूं, एंड इंश्योर सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी का मतलब होता है सबसे, कि लॉ ऊपर है, कोई इंसान नहीं कि ये भाई तुम क्या कहते हैं कि पीएम हो तो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, नहीं, लॉ ऊपर है। और उसके कहते हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इंश्योर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। यहां तक बात समझ आए? ठीक है। और क्या करता है, और जुडिशरी क्या करती है, ये सेफ गार्ड, सेफ गार्ड का मतलब होता है प्रोटेक्ट। कहीं पर भी सेफ गार्ड लिखा हुआ करे ना आज तक बुक में, उसको रिप्लेस कर दिया करो प्रोटेक्ट से, आपको सेंटेंस का पूरा मतलब समझ में आ जाएगा। अगर अब तक आपको ऐसा लगता हो कि आपको समझ में नहीं आती एनसीईआरटी, तो मैं पढ़ने का तरीका सिखा रहा हूँ। जहां पे सेफ गार्ड्स लिखा हो ना, आप उसको रिप्लेस कर दो प्रोटेक्ट से। यही नहीं, कहीं पर भी, कहीं पर इवन न्यूज़पेपर में या किसी हिंदी इंग्लिश, जहां पर भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में सेफ गार्ड लिखा हुआ हो, आप उसको रिप्लेस करो प्रोटेक्ट से, आपको उसका मतलब तुरंत समझ में आ जाएगा। प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाना। तो क्या करना है, सेफ गार्ड करना है क्या, सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, सेफ गार्ड राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है ना, जुडिशरी का काम क्या है, इंडिविजुअल के राइट्स, वो फंडामेंटल राइट्स हम बात करके आ चुके हैं, अब बार बार वहां पे नहीं बात करेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा चैप्टर खिंच जाएगा। और क्या करेगा, डिस्प्यूट को सेटल करता है, इसका और क्या रोल है, सेटल द डिस्प्यूट, डिस्प्यूट को सेटल करना, सेटल द डिस्प्यूट। अब लेकिन ये डिस्प्यूट को सेटल कैसे करना है भाई, अगर मान लो डिस्प्यूट को ऐसे थोड़ी ना सेटल कर देंगे कुछ भी तरीके से, नहीं, विद अकॉर्डेंस, हाँ अकॉर्डेंस विद लॉ, इन अकॉर्डेंस विद लॉ, यानी कि लॉ को, लॉ के अनुसार क्या करना है, लॉ के अनुसार क्या करना है हमें, क्या करना है, डिस्प्यूट को सेटल करना है। ओके, यहां तक बात समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। और ये भी इंश्योर करना है कि, और क्या इंश्योर करना है, पांचवा पॉइंट, इंश्योर्स दैट डेमोक्रेसी डज नॉट गिव वे टू इंडिविजुअल और ग्रुप डिक्टेटरशिप। किसी को डिक्टेटरशिप करने का मौका नहीं देगा, वो चाहे कोई इंडिविजुअल हो या चाहे कोई ग्रुप हो। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया हो। अब डिक्टेटरशिप क्या होता है, जहां पे कोई अपना बस केवल उसी की बात सुनी जाएगी और उसके अलावा कोई नहीं, वही रूल है, वही लॉ है, वही सब कुछ है, जो उसने बोल दिया वही सब कुछ है, तो वही डिक्टेटरशिप हो जाती है। यहां तक आपको उम्मीद करता हूं एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमें, यहां तक अब हमें जब समझ आ गया, तो इन्हीं सब चीजों के, इन्हीं सब चीजों को इंश्योर करने के लिए हमारी जुडिशरी कैसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। हमारी जुडिशरी क्यों इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, मुझे लग रहा है अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब अगर मान लीजिए कि जुडिशरी इंडिपेंडेंस नहीं होती, तो अगर हमें किसी भी चीज के इंपॉर्टेंट को समझना है ना, किसी भी चीज को समझना है कि इसका क्या रोल है, तो उसको एक बार हटा करके देख लो तो समझ आ जाएगा कि इसका क्या रोल है। अगर आपको लगता हो कि आप ट्यूशन पढ़ रहे हो और ट्यूशन की आपको जरूरत नहीं है, तो एक बार ट्यूशन हटा करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि ट्यूशन की जरूरत है या नहीं। अगर किसी भी चीज को अगर आपको लगता है कि हमें इसके रोल को समझना है, हमारे जीवन में इसका क्या रोल है ना, सीधा सा बात है, उसको आप हटा दो अपने जीवन से। पढ़ाई आपको लगती होगी कि क्या होती है पढ़ाई, सोचते हो कि पढ़ाई का क्या काम है, हटा दो पढ़ाई एक साल के लिए, एक साल के लिए स्कूल से नाम हटवा दो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि पढ़ाई का क्या रोल है हमारे जीवन में।
आपको जो भी काम अगर लग रहा हो कि नहीं ये बेकार सी चीजें हैं या ये सब चल रही, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी लिखा हुआ है प्रिंसिपल रोल ऑफ जुडिशरी। हाँ, प्रिंसिपल रोल ऑफ जुडिशरी क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्यों इंडिपेंडेंट होना चाहिए भाई? अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो यहाँ पे उसको कोई क्या करेगी? गवर्नमेंट हो सकता है, पार्लियामेंट कुछ ऐसी, मतलब कि कुछ ऐसी चीजें ला दे जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि क्या कहते हैं कि वो अपने गवर्नमेंट क्या कहते हैं कि अपनी तरीके से काम करवाने लगे। गवर्नमेंट डर धमकी दे दे कि अगर आपको क्या कहते हैं कि आप मेरे खिलाफ क्या कहते हैं कि वो दे दिए क्या कहते हैं कि मेरे खिलाफ जज वो क्या कहते हैं कि जस्टिस दे दिए, तब तो फिर क्या हो जाएगा? हम आपको हटा देंगे। उनको हमेशा डर रहेगा अपने जॉब लॉस की, उनको हमेशा डर रहेगा, उसको मतलब इनसिक्योरिटी होगी जॉब की, इनसिक्योरिटी होगी सैलरी की। तो भाई अगर उन्हें ये सब फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, इतने जरूरी फंक्शंस की, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना है, सुप्रीमेसी लॉ को इंश्योर करना है, और राइट्स ऑफ इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करना है। अब हमें पता है जब हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था तो वहां पे हमें क्या पढ़ना था? राइट्स ऑफ इंडिविजुअल कैसे होते थे? राइट्स ऑफ इंडिविजुअल को दो दो लोगों से प्रोटेक्ट करना पड़ता है, एक तो गवर्नमेंट से प्रोटेक्ट करना पड़ता है, एक इंडिविजुअल से खुद। अब जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ। अब आप अभी अपने घर में बैठ करके पढ़ रहे हो। हाँ, अभी आप अपने घर में बैठ के पढ़ रहे हो। अब क्या कहते हैं कि अचानक से क्या कहते हैं कि कोई आ जाए आपके घर में और खूब सारे से क्या कहते हैं कि आपको क्या कहते हैं कि लैपटॉप या मोबाइल फोन लेकर के चल दे। हाँ, और बोले कि नहीं, हम तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे, हम तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे। तो ये आपके राइट्स जा रहे हैं ना। तो इस राइट्स को किसने किया? सरकार ने किया क्या? नहीं। इसको किसने किया? इंडिविजुअल ने किया। तो इसको भी प्रोटेक्ट कौन करता है? जुडिशरी ही करती है इसको भी। और दूसरा, अब मान लीजिए कि आप नेट चलाते रहे, अब नेट से आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आराम से क्या कहते हैं घर में बैठ करके लेट करके वीडियो देख रहे हो, पढ़ रहे हो। अचानक से सरकार का रूल आ जाता है, आज से हम क्या कहते हैं कि इंटरनेट को बंद कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? सरकार ने आपके मतलब गवर्नमेंट ने आपके राइट्स को छीन लिया। आप फिर इस राइट्स के लिए कहाँ पे जाओगे? सुप्रीम कोर्ट। तो इन सबको सुप्रीम कोर्ट से मतलब कि गवर्नमेंट से भी बचाना है और क्या कहते हैं कि लोगों से भी बचाना है। कोई पार्टिकुलर ग्रुप कभी हावी ना हो जाए जुडिशरी पे, ये भी इंश्योर करना है। हाँ, कोई पार्टिकुलर ग्रुप ही डिसीजन लेने के लिए कहने लगे कि इंश्योर करने लगे। तो इस प्रकार से हमें समझ आया कि जुडिशरी का क्या रोल है, कैसे इंडिपेंडेंस क्यों होनी चाहिए। ओके, आगे अब देखते हैं क्या है कहानी। इट सेफगार्ड्स द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, जो अभी यहाँ पे लिखा है वही मैंने सीधे वहां पे लिखा है। सेटल्स डिस्प्यूट्स इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड इंश्योर दैट डेमोक्रेसी डज नॉट गिव वे टू इंडिविजुअल्स और ग्रुप डिक्टेटरशिप। इन ऑर्डर टू एबल टू ऑल डू दिस, हमें क्या करना पड़ेगा? इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए होती है। ओके, बाकी आगे हम क्या कहते हैं कि नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके आगे। यहाँ तक समझ आ गया होगा।